हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ तक मैंने 80 नंबर तक लमसम करवाया था आप लोगों को। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना। और बढ़िया से वन लाइनर प्रश्न हैं, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है आप लोगों का, तो आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई को माना जाता है। किसे? चंद्रबरदाई को माना जाता है। अगला है पेवा मचन दव के अधूरे उपन्यास। ये तो यहाँ पर गलत लिखा है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में कह रहा है। प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। यहाँ पर इसको प्रेमचंद कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र होगा। कौन होंगे? प्रेमचंद्र के अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसे? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाएगा। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, क्या है? यह कथन किसका है? तो यह है कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। अगला है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। अगला है प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी रचना काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा हैं। किसे माना जाता है? नरेंद्र शर्मा को माना जाता है। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो पहले देखते हैं, पहले रचना फिर से देखिए, पंक्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? किसे कहा गया है? रैदास जी को कहा जाता है। रैदास जी की हैं। अगला है प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। अगला है प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो प्राचीन काल में सबसे पहले मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया था? तो चावल का प्रयोग किया था। किसका? चावल का प्रयोग किया था। अगला है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि ऐसी लिपि थी जो बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती थी। अगला है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृति हुई थी जिसे चारणों के नाम दिया गया। चारणों ने नाम दिया। किसके बारे में कह रहा है? तो पिंगल भाषा के बारे में कह रहा है। किसके? पिंगल भाषा के बारे में कह रहा है। अगला प्रेम पचीसी एक कहानी संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा को बनाया था। किसे? कृष्ण भक्ति शाखा को बनाया था। अगला है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। वही प्रश्न है, घुमाकर पूछा गया है, वहाँ पर नाम सही नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर फिर वही प्रश्न रखा गया है। अगला प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। इम्पॉर्टेंट है। अगला है बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से है। किससे? खड़ी बोली से माना जाता है। अगला बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन? बिहारी जी। अगला बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी
जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी जी। अगला है बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। अगला है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो मतीराम थे। कौन थे? मतीराम थे। अगला है बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो सूरती मिश्र हैं। कौन? सूरती मिश्र होंगे। अगला है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा होता है। अगला भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन होंगे? नाभादास जी को कहा जाता है। किसे? नाभादास जी को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। किसे? कालिदास जी को कहा जाएगा। अगला है भारत की प्राचीन भाषा क्या थी? तो भारत की प्राचीन भाषा थी संस्कृत भाषा। हिंदी की जननी किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो संस्कृत भाषा को कहा गया है। देवों की भाषा संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अगला है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती आपको पता होगा, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। अगला भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सम्राट अशोक ने करवाया था। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो आपको पता होगा डॉक्टर कामिल बुल्के के अनमोल वचन हैं। कौन? भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है। यह किस महापुरुष ने कहा था? तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा था। अगला भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भारतीय समूह क्या था? तो इंडो आर्यन था। क्या है? इंडो आर्यन है। अगला भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भारतीय समूह क्या है? तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला चीनी तिब्बती भारतीय समूह है। अगला है भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। देवनागरी लिपि की हिंदी बोली जाती है। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो कौन सा है? मिलिंद पन्हो है। समझ में आया? अगला है भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। कौन? मराठी नहीं होगा। अगला भारतीय संविधान में हिंदी को, यहाँ पर हिंदी सही कर लीजिएगा, हिंदी को क्या कहा गया है? तो हिंदी को राजभाषा कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला है। अगला है भारतीयकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? किस साहित्य रूप का हिस्सा होगा? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है। अगला है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो थे। कौन? अमीर खुसरो थे। पहेलियों और मुकरियों के जनक कौन होंगे? अमीर खुसरो होंगे। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। कौन सी? भिक्षुक। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्या? भीमबेटका। गुफाओं की शैल चित्र इसमें मौजूद हैं। अगला है भारत का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भारत का कौन सा लक्षण ग्रंथ माना जाता है? तो शिवराज भूषण को माना जाता है। किसे? शिवराज भूषण को माना जाता है। अगला भूषण किस रस
के कवि हैं तो भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के माने जाते हैं। अगला है भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या होगा? प्रशस्तिपरक। क्या है? प्रशस्तिपरक है। अगला है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला मजदूरी और प्रेम निबंध के रचयिता कौन हैं या रचनाकार कौन है? मजदूरी ज़्यादातर किसानों के ऊपर रचनाएं किसने किया है? सरदार पूर्ण सिंह ने किया था। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? नरसिंहपुर को किया गया है। अगला है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला है मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? तो मनुष्यता का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द पूछ रहा है तो क्या है? बर्बरता है। क्या है? बर्बरता है। अगला है मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? कौन कवि थे? पूरा दिख रहा है। कौन कवि ऐसे थे? तो कबीरदास जी थे। कौन? कबीरदास जी थे। अगला है माँ से कागज द छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो माँ सी मतलब मैंने कागज को छुआ नहीं और कलम को मैंने हाथ में भी नहीं पकड़ा, पर इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कौन से ऐसे कवि हैं जो कर सकते हैं? तो कबीरदास जी ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे और बड़ी बड़ी रचनाएं करते थे यानी करे थे। अगला है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञामा के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला था? चिदंबरा के लिए मिला था। चिदंबरा के लिए मिला था। उर्वशी के लिए किसे मिला था? तो रामधारी दिनकर जी को मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 से हुई थी। इतने 3 प्रश्न ऐसे ही तैयार हो गए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर में देना मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। फिर से देखिएगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? किसके शासनकाल में किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मेगास्थनीज भारत आया था। अगला है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है किसे? विद्यापति को कहा जाता है। किसे? विद्यापति को कहा जाता है। अगला मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली कहाँ पर बोली जाती है? बिहार राज्य में बोली जाती है। ये रहे आज आपके प्रश्न जो बहुत ही वन लाइनर प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट थे। नोट करिएगा फटाफट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।